जीरा उगाया राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सिरोही की मिट्टी में। सौंफ पकती है इन्हीं जिलों में, यानी सिरोही की पहाड़ियों में। लेकिन जब बात हुई पहचान की तो टैग लग गया गुजरात के नाम। ये कोई किस्सा नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े जीरा उत्पादक राज्य के साथ हुआ एक चुपचाप खेला है। और आज हम इसकी परत दर परत पड़ताल करेंगे कि कहां कमजोर रह गई राजस्थान की सरकार और देश में इन दिनों हर चीज तय करने वाले गुजराती जो लोग हैं वो कैसे राजस्थान के हिस्से से जीरे का टैग ले उड़े। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। यह खेल राजस्थान के किसान के साथ हुआ है। समझेंगे सबसे पहले कि मामला क्या है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जीआई रजिस्ट्री चेन्नई ने गुजरात के मेहसाणा जिले स्थित ऊंझा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी को ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ के नाम से जीआई टैग प्रदान किया है। जीआई सर्टिफिकेट में सिर्फ मेहसाणा नहीं बल्कि गुजरात के 14 जिले शामिल किए गए हैं। बनासकांठा, पाटन, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट और कच्छ समेत 14 जिले। राजस्थान के किसानों, किसान उत्पादक कंपनियों और कृषि वैज्ञानिकों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन गुजरात के खिलाफ आपत्ति सुनी जाएगी, यानी बड़ा सवाल है। जोधपुर स्थित साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर ने जीआई रजिस्ट्री को विस्तृत आपत्ति पत्र भेजकर टैग पर पुनः विचार करने और उसे निरस्त करने की मांग की है। अब अगर कोई फसल आप खेत में उगाते हैं लेकिन बेचते किसी और मंडी में हैं, तो उस मंडी को उस फसल का नाम मिल जाना चाहिए या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसका असली उत्पादक कौन है, बड़ा सवाल है। अगर राजस्थान और गुजरात के उत्पादन की तुलना करें तो असली मुद्दा यहां से शुरू होता है। आंकड़े खुद बताते हैं सच्चाई क्या है। 2024-25 की बात करते हैं। राजस्थान में 6.89 लाख टन जीरा, नंबर 1, पूरे देश में सबसे नंबर 1। और गुजरात जो है वो 4 से 4.25 लाख टन के बीच में जीरे का उत्पादन है। मेहसाणा जिला अकेला जहां ऊंझा है, सिर्फ 174 हेक्टेयर में खेती हुई। कुल उत्पादन 149 टन है जहां टैग दिया गया है। और एक पल रुकिए और इसे समझिए। जिस जीरे के नाम पे, जिस जिले के नाम पे पूरे देश के जीरे की पहचान तय हो रही है, उस जिले का योगदान राजस्थान के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, यानी जीरो। यह ऊंझा जीरा उगाता ही नहीं, सिर्फ बेचता है। किसानों पे व्यापारी फिर भारी पड़े हैं। और सौंफ उत्पादन में जरूर तस्वीर अलग है। गुजरात में 1.31 लाख टन है, राजस्थान में 0.44 लाख टन, 0.44 लाख टन। यानी सौंफ के मामले में गुजरात का उत्पादन पक्ष मजबूत है, लेकिन जरूर जीरे के मामले में तर्क पूरी तरह से खोखला है, क्योंकि जीआई टैग एक ही सर्टिफिकेट में दोनों फसलों को जोड़ दिया गया, जबकि दोनों की उत्पादन और भूगोल अलग अलग कहानी कहती हैं। अब बात करें राजस्थान के किसानों की आवाज की। बाड़मेर, जालोर, सिरोही के खेतों में किसानों के दर्द जो है उसकी बात करते हैं। किसान कहते हैं कि जीरा हम उगाते हैं, ऊंझा तो सिर्फ मंडी है। पिछले सीजन में करीब 1500 से 2000 टन जीरा ऊंझा मंडी में बेचा गया। सिरोही के पिंडवाड़ा क्षेत्र के किसान जो है वो आबू सौंफ 440 को लेकर चिंता जताते हैं। ये वो सौंफ है, मुझे याद आता है कि जब राजस्थान के सिरोही जिले की इसी इलाके की खास जो है आबू सौंफ जो है 440, इसको लेके जब राष्ट्रपति से मिले तो राष्ट्रपति भवन में उगाया गया ये सौंफ। और अब जीआई टैग गुजरात को दिया गया तो इस खास किस्म की पहचान और कीमत निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। किसानों को सबसे बड़ा डर है कि अब व्यापारी जीआई टैग की आड़ में राजस्थान के जीरे और सौंफ को गैर जीआई या कमतर बताकर कम कीमत पे खरीदेंगे। यानी सीधा नुकसान राजस्थान के किसान की जेब पे है। यानी उनको टैग मिल गया, आपसे सस्ता खरीदा, अपना टैग लगाया और मार्केट में बेचा। जी हाँ, यह कॉर्पोरेटिज्म है किसानों के गले पे। और अगर बात करें, अगर आप समझना चाहें जीआई टैग क्या है और मिलता कैसे है। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान यानी जलवायु, मिट्टी, परंपरागत तकनीक से मिलने वाला कानूनी प्रमाण पत्र है।
इससे जो है नकली उत्पादों पे रोक लगती है और असली उत्पादकों को बाजार में प्रीमियम मिलता है। जीआई टैग भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई देती है। यह दफ्तर कॉर्पोरेट जो कॉमर्स मिनिस्ट्री उसके अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑन पेटेंट एंड डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के अधीन काम करता है। नियम साफ है कि जीआई टैग उत्पादन क्षेत्र को मिलना चाहिए, न कि किसी व्यापारिक मंडी को, बनाने वाले, उगाने वाले को मिलना चाहिए, बेचने वाले को नहीं, क्योंकि जीआई का आधार जलवायु और मिट्टी की विशिष्टता है, बिक्री का आंकड़ा नहीं। इसी सिद्धांत पर राजस्थान और विशेषज्ञों की आपत्ति टिकी है। आईसीएआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का भी मामला है कि मानना है कि टैग देने से पहले उत्पाद के जैव रासायनिक गुणों का स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी था, जिसके लिए राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर जैसी संस्थाओं की राय ली जानी चाहिए। अब बात ऊंझा वालों की सुननी चाहिए। जो ऊंझा एपीएमसी जिस पे आरोप है उनका पक्ष है। उनके अध्यक्ष का दावा है कि ऊंझा सदियों से जीरे के व्यापार और बीज वितरण का ऐतिहासिक केंद्र है और जीआई आवेदन के साथ 1000 से ज्यादा पन्नों के साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स सौंपे गए थे। तो राजस्थान और गुजरात का यह विवाद जो है अकेली घटना नहीं है। जीआई टैग को लेकर भारत में पहले भी राज्यों के बीच तीखी लड़ाई हो चुकी है। रसगुल्ले का विवाद, यह विवाद 2015 में शुरू हुआ था। यानी ओडिशा का दावा था कि रसगुल्ला जो है वो यहाँ की देन है, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा से जुड़ा है, जहां इसे भगवान जगन्नाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता था। और पश्चिम बंगाल का तर्क था कि आज जिस स्पंजी रसीले रसगुल्ले की जो है वो दुनिया दीवानी है, उसे 19वीं सदी में कोलकाता के मिठाई निर्माता नवीन चंद्र दास ने इजाद किया था। बाद में 2017 में जीआई रजिस्ट्री ने पहले पश्चिम बंगाल को बांग्ला रसगुल्ला नाम दे दिया, टैग दे दिया, जीआई टैग दे दिया। ओडिशा ने आपत्ति जताई और अपना पक्ष रखा। नतीजा ये आया 2019 में जीआई रजिस्ट्री ने बीच का रास्ता निकाला और ओडिशा को ओडिशा रसगुल्ला के नाम से जीआई टैग दे दिया और बांग्ला को बांग्ला रसगुल्ला नाम से। तो दो अलग अलग जीआई टैग, दो अलग अलग नामों के साथ, दोनों राज्यों को उनकी अपनी पहचान के साथ मान्यता मिली। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ भी राजस्थान का एंगल है। नवीन चंद्र दास जो कि रसगुल्ला के इन्वेंटर माने जाते हैं, वो जब इस मिठाई को बेचते थे तो खरीदने वाले नहीं मिलते थे। राजस्थान के एक बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे जिनका लगभग पूरे बर्मा में व्यापार था, और कलकत्ता के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। आप गूगल सर्च करेंगे, पहले मल्टी बिलियनियर माने जाते हैं भारत के, आधुनिक भारत के, सेठ भगवान दास बागला। तो कहते हैं कि एक बार भगवान दास बागला जो है वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, छोटा बच्चा उनके साथ था, उनका पोता, उसे प्यास लगी तो नवीन चंद्र दास अपनी छोटी सी दुकान चलाते थे, वहां उनको प्यास के पानी के लिए कहा, बच्चे को पानी पिलाया जाए। तो पहले पानी के साथ लोग कुछ मीठा देते थे, गुड़ वगैरह। तो नवीन चंद्र दास का रसगुल्ला बिकता नहीं था, तो उन्होंने उस बच्चे को रसगुल्ला दिया और बच्चे को बड़ा पसंद आया। उन्होंने अपने दादा से और लेने की जिद की और फिर जब भगवान दास बागला ने उस रसगुल्ले को टेस्ट किया, उन्होंने फिर इसका कई जगह प्रचार किया और रसगुल्ला ऐसे जिक्र में आया। यानी रसगुल्ला की बिक्री में एक राजस्थान के बहुत बड़े व्यवसायी का हाथ है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि रसगुल्ला का जीआई टैग राजस्थान को दे दिया जाए। ऐसा ही कुछ गुजरात में किया गया है, लेकिन गुजरात आजकल कुछ भी खेला करे तो चल रहा है मामला। तो इसी तरह एक और मामला मुर्गे को लेके आया था छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के बीच में मामला हुआ कड़कनाथ मुर्गे का विवाद। झाबुआ जो है मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास ट्रस्ट ने 2012 में काले मांस वाले कड़कनाथ मुर्गे के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया। छत्तीसगढ़ ने दावा किया कि दंतेवाड़ा जिले में भी इस प्रजाति का अनूठे ढंग से संरक्षण और प्राकृतिक प्रजनन होता है, इसलिए टैग पर उनका भी हक है। करीब 6.5 साल की लंबी प्रक्रिया चली। इसके बाद जीआई रजिस्ट्री ने झाबुआ यानी मध्य प्रदेश के दावे को मंजूरी दी। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने बाद में औपचारिक रूप से कहते हुए आपत्ति वापस ले ली कि उन्हें मध्य प्रदेश को टैग मिलने पे आपत्ति नहीं है। तो इन दोनों उदाहरणों से सीख लेनी चाहिए। जीआई विवाद वर्षों तक खिंच सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आंकड़े और मजबूत पैरवी से जो है वो नतीजा बदलते हैं। रसगुल्ले में तो दोनों पक्षों को साझा मान्यता तक दी गई। राजस्थान के पास तो पहले से ही उत्पादन के आंकड़े प्रबल है। जरूरत है मजबूत और समयबद्ध वैज्ञानिक कानूनी पैरवी की। आप अगर राजस्थान के उत्पादों की बात करें तो राजस्थान में बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग है, जयपुर की ब्लू पॉटरी को है, कोटा डोरिया साड़ी को है, मोलेला क्ले वर्क को है, सोजत की मेहंदी को है, सांगानेरी प्रिंट को है, थेवा आर्ट को है, मकराना मार्बल को जीआई टैग है, नागौर की मेथी को। ऐसा बहुत सारी जो है वो
पहले से असली विरासतों को भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर जीआई टैग दिया गया है, जिसमें जयपुर के पास में बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट जो है उसको है, मकराना के मार्बल को भी राजस्थान में दिया गया है, पोखरण की जो पोट्री है उसको है, कठपुतली को है, नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग को और कैर सांगरी को भी जीआई टैग मिला। तो सवाल ये है, जिस राज्य के पास इतनी मजबूत जीआई विरासत है, तो जीरे और सौंफ जैसी अपनी सबसे बड़ी नकदी फसल पर पहचान गंवाने का खतरा क्यों ले बैठा? और यह सवाल है जो राजस्थान सरकार से पूछा जाना चाहिए। और बड़ी चीज ये है कि कोई राजस्थान का अफसर या नेता अभी फिलहाल इस पे बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मामला गुजरात का है। और अगर बात करें कि गुजरात का राजस्थान पर आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है, नर्मदा से जीरे की बात करें, नर्मदा नहर वाला मामला बात करें, तो विवाद अकेला नहीं है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के बीच निर्भरता और तनाव एक पुराना पैटर्न है जो पानी से भी जुड़ा है। पश्चिमी राजस्थान यानी जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, इनमें पीने और सिंचाई पानी के लिए काफी हद तक नर्मदा नहर परियोजना निर्भर है जो गुजरात से आती है। मई 2026 में गुजरात से नर्मदा जल आपूर्ति 21 दिनों के लिए बंद हुई थी, सालाना मरम्मत, ये सारी चीजें हैं। और कई सारे विवाद हैं इसको लेके, पानी छोड़ने को लेके या माही जल विवाद है। तो ये गुजरात इसमें अक्सर राजस्थान को ठेंगा ही दिखाता रहता है। तो कुल मिला के पानी के मोर्चे पर राजस्थान गुजरात पर निर्भर है, और अब मसाला की पहचान के मोर्चे पर राज्य को अपना हक साबित करने के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये पैटर्न दिखाता है कि पश्चिमी राजस्थान के संसाधन हितों की पैरवी कितनी सतर्कता से होनी चाहिए, और यहां से चुने गए नेता बोलने की स्थिति में नहीं। तो हालांकि नर्मदा समझौता एक सकारात्मक, एक कॉर्पोरेट यूनियनिज्म का एक उदाहरण है जो अंतर्राज्यीय निर्भरता की व्यापक तस्वीर के तौर पे भी नजर आता है, लेकिन कुल मिला के एक कड़वा सच है। और इसमें मैं सीधा दोष पूरा गुजरात पे मढ़ने से भी थोड़ा बचूंगा, क्योंकि राजस्थान की स्थानीय मंडी जोधपुर, मेड़ता, जालोर में कई सारी मंडियां हैं, वहां बहुत बुरी स्थिति है, किसानों को उचित मूल्य ही नहीं मिलता। बड़े निर्यातकों की मौजूदगी नहीं होने से भाव इतने कमजोर हैं कि मजबूरी में जालोर, सिरोही के किसानों को, बाड़मेर के किसानों को अपनी उपज कई 100 किलोमीटर दूर ऊंझा मंडी तक ले जाके बेचनी पड़ती है, जहां बेहतर दाम और सीधे निर्यातकों, सीधे एक्सपोर्टर तक पहुंच मिलती है। यही वजह है कि पिछले सीजन में हजारों टन राजस्थानी जीरा ऊंझा में बिका, और व्यापारिक मात्रा के आधार पर ऊंझा की मंडी पहचान मजबूत हो गई, जबकि उत्पादन पहचान राजस्थान की है। अब सवाल जो बात करनी चाहिए कि राजस्थान अपनी मंडियों को मजबूत करता, यहाँ अगर एक्सपोर्टर्स को आकर्षित करता, तो भविष्य बहुत अच्छा होता किसानों का। और ये सिर्फ केंद्र सरकार या गुजरात की गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती है वो राजस्थान की सरकार की, भले यहाँ कांग्रेस रहे हो, भले ही भाजपा रही हो। और अब बड़ा सवाल है आगे क्या करना है। फिलहाल इस विशिष्ट जीआई विवाद पर राजस्थान सरकार की तरफ से कोई औपचारिक और सार्वजनिक बयान या कोई ठोस कार्य योजना सामने नहीं आई है, इसलिए फिलहाल अब हम कोई काल्पनिक दावा तो नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक जोधपुर के साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर की आपत्ति ही अब तक सबसे मुखर संस्थागत प्रक्रिया है। लेकिन सारी चीजें ये हैं कि क्या राजस्थान सरकार जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में औपचारिक अपील दायर करेगी, क्या राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर से वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट मंगाई जाएगी, क्या पश्चिमी राजस्थान के लिए अलग से राजस्थानी जीरा या मारवाड़ी सौंफ जीआई टैग की अलग अर्जी डाली जाएगी, जैसा रसगुल्ला विवाद में दोनों राज्यों को मिला। तो आप क्या सोचते हैं, क्या जाग होगी? क्या राजस्थान सरकार को इसमें केंद्र से सीधी बात करनी चाहिए? क्योंकि यह सिर्फ एक मसाले की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस मेहनत की जो खेत में बहती है, लेकिन पहचान जो है वो किसी और के नाम से दर्ज हो जाती है। जीरा और सौंफ भले छोटी फसलें हैं, लेकिन ये लाखों पश्चिमी राजस्थानी किसानों की रोजी रोटी जो है उसको तय करती हैं। तो ये सारी बड़ी है जो फिलहाल तक इस विशिष्ट जीआई विवाद पर जो है वो राजस्थान सरकार मौन है, खामोश है, चुप है। तो अब ये साइलेंस कब तक चलेगी, ये भी देखने वाली बात है। और आप इसको लेके क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि पहले की जो लड़ाइयां उसमें सभी पक्षों को न्याय मिला है। अब देखना ये है कि इस पक्ष में राजस्थान के इससे क्या आता है। कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।